सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट सेम होना तमाम नेचुरल ऑब्जर्वर्स के लिए ये एक इम्प्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की। हम दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ यही दो नहीं होंगी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो इम्प्लीकेशंस देखेंगे इस स्टेटमेंट की कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम है तमाम इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए। सो उसमें जो पहली इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है उसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन। सो टाइम डायलेशन जो है ये फार्मूला हम डराइव करेंगे, लेकिन टाइम डायलेशन जो है वो एक तरह से ये कहता है कि जो टाइम का फ़्लो है वो डिपेंड कर सकता है इस चीज़ के ऊपर कि आप किस रेफरेंस फ्रेम में हो। लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरह करेक्ट नहीं है, क्योंकि तमाम रेफरेंस फ्रेम्स जो हैं वो आप देख सकते हो कि वो इक्विवेलेंट हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि टाइम किसी एक फ्रेम में तेज़ गुजर रहा है, दूसरे फ्रेम में डिफरेंट गुजर रहा है। हम देखेंगे कि ये प्रिसाइसली ये स्टेटमेंट किस तरह से ठीक है। सो टाइम डायलेशन का जो फार्मूला है वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक सेटिंग को, जो कि बहुत फेमस सेटिंग है, उसको यूज़ करेंगे। तो हम अगेन दो रेफरेंस फ्रेम्स यूज़ करेंगे। एक रेफरेंस फ्रेम जो है वो एस फ्रेम है और एक रेफरेंस फ्रेम जो है वो एस प्राइम फ्रेम है, राइट। सो एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम। लेकिन अब हम क्या कहते हैं, सेटिंग इस तरह से यूज़ करेंगे जिस तरह हमने पहले वीडियो में यूज़ की थी कि एस और एस प्राइम फ्रेम जो है वो इस तरह से मूव कर रहे हैं कि एस प्राइम फ्रेम जो है वो एस के रिलेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो इस तरफ एस प्राइम फ्रेम जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक स्पीड वी के साथ। सो स्पीड वी के साथ, और जब t इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो उन दोनों के जो ओरिजिन्स हैं, यानी कि अगर ये ओरिजिन जो है ये ओ प्राइम या एस प्राइम का ओरिजिन है और ये ओरिजिन जो है ओ ये एस का ओरिजिन है, तो ये दोनों कोइंसीड कर रहे थे जब टाइम जो है वो ज़ीरो था। और उसी वक्त इन दोनों रेफरेंस फ्रेम्स ने अपनी क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज़ किया है और उसके बाद ये बिछड़ गए, एक तरह से अभी कह सकते हो। अच्छा, अब टाइम डायलेशन का फॉर्मूला डिराइव करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, और वो एक डेफिनेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है। और वो डेफिनेशन है एक टर्म की जिसको हम कहते हैं प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम का मतलब क्या है? सो प्रॉपर टाइम, इसका मतलब ये है कि एक वो टाइम जो कि दो इवेंट्स के दरमियान हो, लेकिन वो टाइम किसी ऐसे रेफरेंस फ्रेम में रिकॉर्ड किया गया हो जिस रेफरेंस फ्रेम में वो दोनों इवेंट्स जो हैं वो सेम पॉइंट पे हुई हैं। ये बहुत ज़रूरी डेफिनेशन है। सो आप ये कह सकते हो कि टाइम बिटवीन टू इवेंट्स recorded in a reference frame in IRF, inertial reference frame, where those events happen at the same point. ये बहुत ज़रूरी डेफिनेशन है। कई दफ़ा मैंने देखा कि रिलेटिविटी के स्टूडेंट्स जो हैं जो कि स्टार्ट करते हैं उनको ये बात नहीं पता होती, एंड करने के बाद भी कई दफ़ा नहीं पता होती बात कि ये क्यों ज़रूरी है। अब हम ये देखेंगे कि एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें दो इवेंट्स हुए हैं और वो दोनों इवेंट्स जो हैं वो सेम पॉइंट पर हुए हैं, ताकि उस रेफरेंस फ्रेम में जो टाइम रिकॉर्ड किया गया है दोनों इवेंट्स के दरमियान वो प्रॉपर टाइम हो, वो किस तरह से रिलेट करता है किसी और रेफरेंस फ्रेम में जो उन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो है वो टाइम रिकॉर्ड किया गया है, राइट। क्योंकि प्रॉपर टाइम इज़ द स्मॉलेस्ट टाइम दैट यू कैन हैव बिटवीन टू इवेंट्स। किसी भी और रेफरेंस फ्रेम में अगर आप टाइम रिकॉर्ड करोगे इन दोनों इवेंट्स के दरमियान तो वो ज़्यादा होगा टाइम। तो वो टाइम किस तरह से रिलेट करता है प्रॉपर टाइम के साथ, ये दरअसल बताता है टाइम डायलेशन का फार्मूला आपको। ओके, सो हम दोबारा से अज्यूम करेंगे कि दो रेफरेंस फ्रेम्स हैं। एक रेफरेंस फ्रेम जो है ये एस प्राइम है और एक रेफरेंस फ्रेम जो है वो एस है, राइट। लेकिन इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ करो कि रेफरेंस फ्रेम एस यहाँ पे है, छोटा सा बिल्कुल। ओके, अब हम एज्यूम करेंगे कि रेफरेंस फ्रेम एस प्राइम जो है वो मूव कर रहा है स्पीड वी पे इन एक्स डायरेक्शन। अब हम ये करेंगे ये कि हमने दो ऐसे इवेंट्स प्रोड्यूस करने हैं एस प्राइम फ्रेम में कि वो दोनों इवेंट्स जो हैं वो सेम पॉइंट पर हों। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए बहुत फेमस सेटिंग ये है कि आप एज्यूम करो कि इस रेफरेंस फ्रेम एस प्राइम की छत पे, सपोज करो कि एक ट्रेन है, उसकी छत पे एक मिरर लगा हुआ है उसकी रूफ पे, और उसकी बेस पे एक लाइट सोर्स है, ठीक है।
अब होता क्या है कि लाइट सोर्स जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो लाइट छोड़ता है। अब ये जो लाइट निकली है लाइट सोर्स से, ये हमारा पहला इवेंट है, राइट। तो ये इवेंट E1 है, ये पहला इवेंट है हमारा। अब क्वेश्चन ये है कि एस प्राइम फ्रेम में हमें ये किस तरह दिखेगा। एस प्राइम फ्रेम में तो ये नहीं होने वाला है कि लाइट इसको डायरेक्टली ऊपर जाते हुए दिखेगी। अगर जो ट्रेन के अंदर बंदा बैठा हुआ है, सपोज करो कि अगर यहाँ पे कोई है, तो उसको ये लगेगा कि लाइट डायरेक्टली ऊपर जा रही है, राइट। लेकिन एस फ्रेम को क्या दिखेगा, एस फ्रेम के रिलेटिव तो एस प्राइम जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको ये दिखेगा कि लाइट जो है ये इस स्लांटिंग डायरेक्शन में जा रही है, राइट। और अब जब ये ऊपर पहुंचेगा, यानी कि रूफ पे जो मिरर है वहाँ तक पहुंचेगा, तो सपोज़ करो कि उस वक्त एस प्राइम फ्रेम जो है वो यहाँ पहुंच चुका है। तो जब वो यहाँ है तो लाइट इस रूफ पे मिरर तक पहुंचती है। तो क्या इसको हम अपना दूसरा इवेंट कह सकते हैं? वेल आंसर है नहीं, इसको हम नहीं कह सकते। बिकॉज अगर इसको हम अपना दूसरा इवेंट कहेंगे तो ये और E1 जो है वो सेम पॉइंट पे नहीं हुई है एस प्राइम के अंदर। तो हम इसलिए लाइट को वापस लेकर आते हैं, राइट। तो हम अब ये एज्यूम करेंगे कि लाइट जो है मिरर से टकरा कर वापस नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन उसके लिए जो कि एस प्राइम फ्रेम में है, एस फ्रेम में जो है उसके लिए डायरेक्टली नीचे नहीं आएगी बल्कि एक एंगल पे नीचे की तरफ आएगी। और एज्यूम करो कि जब वो वापस नीचे की तरफ आती है लाइट सोर्स तक, तो वो एस प्राइम फ्रेम जो है वो यहाँ तीसरी पोजीशन पे पहुँच चुका होता है। सो यहाँ पे लाइट डिटेक्टर है, यहाँ पे भी था, वैसे मैंने बनाया नहीं। यहाँ पे ये मिरर यहाँ पे भी है और ये नीचे की तरफ आ गई है। तो इस इवेंट को हम कम कहेंगे इवेंट E3। अब ये जो मैंने सारे का सारा पर्सपेक्टिव बनाया है, ये दरअसल एस फ्रेम के रिलेटिव है, क्योंकि वो उसके लिए ये सब कुछ आगे जा रहा है जैसे जैसे लाइट ऊपर नीचे जा रही है। लेकिन एस प्राइम फ्रेम के लिए ये कुछ यूँ होता है। एस प्राइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव अगर मैं बनाऊँ तो उसके लिए कुछ यूँ हो रहा है। ये लाइट सोर्स है, ये मिरर है, ये लाइट रे ऊपर गई तो ये इवेंट E1 है, और फिर ये नीचे आई और ये E2 है। तो आप देख सकते हो कि एस प्राइम फ्रेम के लिए E1 और E2 जो हैं वो सेम पॉइंट पे हुई हैं। इसका मतलब है कि एस प्राइम के लिए इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो टाइम गुजरा है उसको हम प्रॉपर टाइम कहते हैं। यानी कि इन दोनों इवेंट्स के दरमियान का जो प्रॉपर टाइम है वो वाला टाइम है जो कि एस प्राइम रिकॉर्ड करेगा अपनी क्लॉक के ऊपर, बिकॉज उस रेफरेंस फ्रेम के अंदर ये दोनों इवेंट्स सेम पॉइंट पर हुए हैं। सो उस टाइम को हम कहेंगे T0, राइट। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन ये पूछना है कि एस फ्रेम के रिलेटिव, यानी कि ये सारा जो मैंने दिखाया ये एस फ्रेम के रिलेटिव है, ये जो मूव कर रहा है ये एस प्राइम फ्रेम है, एस प्राइम, और एक एस फ्रेम बाहर बैठा ये सब कुछ देख रहा है, ठीक है। ओके, अब हमने एज्यूम ये करना है कि इसकी ये जो हाइट है ये हमें पता होनी चाहिए कि हाइट कितनी है नीचे से ऊपर, तो वो है h। नीचे से ऊपर की जो हाइट है वो h है। इसके बारे में एक सटल पॉइंट है जो इसकी मैं बाद में बात करूँगा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये h है, राइट। अब हमने कैलकुलेट करना है कि इस जर्नी में जो कि यहाँ से यहाँ तक गया है और फिर इस जर्नी में कितना टाइम लगा है टोटल। ये बहुत आसान है देखना कि जितना टाइम जो है वो ऊपर के जर्नी में लगेगा उतना ही टाइम जो है वो नीचे के जर्नी में लगेगा, बिकॉज सिमेट्रिकल बात्स हैं बिल्कुल। तो हमें कैलकुलेट सिर्फ करना है कि ऊपर की जर्नी का टाइम कितना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो हमने ये देखना है कि ऊपर का जो जर्नी है उसका डिस्टेंस क्या है और उसको डिवाइड करना है हमने स्पीड से। लेकिन कौन सी स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट से, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट सेम है तमाम इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए। सो अब हम देखते हैं कि एस फ्रेम ने क्या देखा है, बल्कि सिंप्लिसिटी के लिए पहले हम देखते हैं कि एस प्राइम फ्रेम ने क्या देखा है। तो एस प्राइम फ्रेम के लिए भी ऑब्वियसली ये जो हाइट है ये h है। सो एस प्राइम्स परस्पेक्टिव, सो एस प्राइम ने तो बहुत सिंपल है जो देखा है। उसने ये देखा कि जैसे कि मैंने बनाया हुआ है कि रे ऊपर गई है और रे नीचे आई है, सिंपल। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है उसने वो है 2 टाइम्स h, और जिस स्पीड पर ट्रैवल किया है लाइट ने वो c है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए सेम है। तो जितना टाइम लगा है ऊपर और नीचे जाने में, दैट्स सिंपल, दैट्स 2h/c। बहुत सिंपल है। इसका ये मतलब है कि h इज़ CT0/2। इसकी हम बाद में हमें ज़रूरत होगी इस इक्वेशन की। ओके, अब देखते हैं s का पर्सपेक्टिव क्या है। तो s का पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो डिस्टेंस है जो कि नीचे से ऊपर जाने में लगा है,
इस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उसको डिवाइड करो c से, तो उतना टाइम लगा है इस रे को ऊपर और नीचे आने में, राइट। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि जो टाइम लगा है जिसको हम t कहेंगे, दैट्स जस्ट 2 टाइम्स दिस डिस्टेंस, जो ठीक है, ये स्कीमेटिकली लिख रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय c। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस? वेल बहुत सिंपल है एक्चुअली ये कैलकुलेट करना, क्योंकि हमें पता है कि ये हाइट जो है ये तो h है, और ये जो ये वाला डिस्टेंस है ये क्या है, ये देखते हैं कि क्या है। तो हमने ये देखा है कि जो टोटल टाइम है, जिसको मैंने यहाँ पे t कहा हुआ है s फ्रेम के रिलेटिव, ये जो t टाइम है ये क्या है कि ऊपर और नीचे आने में जो टोटल टाइम लगा है, लेकिन सिर्फ ऊपर जाने में जो टाइम लगा है वो t डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो s प्राइम फ्रेम है ये v स्पीड पे मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू s, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस हम देखना चाह रहे हैं वो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, और वो क्या है, ये डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस वो है v मल्टीप्लाइड बाई t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि v स्पीड से मूव कर रहा है और t ओवर 2 है वो टाइम है जो कि नीचे से ऊपर जाने में लगा है सिर्फ। तो ये डिस्टेंस काफ़ी सिंपल है कैलकुलेट करना, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं v t डिवाइडेड बाई 2। तो हमने तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस बहुत आराम से आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये है h स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब हम इसको इस इक्वेशन में रख सकते हैं, दैट्स h स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर रूट। काफ़ी सिंपल है। अब हम ये कर सकते हैं कि हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड्स पे c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लें पूरी इक्वेशन का, तो हमारे पास आएगा c स्क्वायर टी स्क्वायर इज़ 4 टाइम्स h स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हमने h के लिए ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा था, ये एक्सप्रेशन, तो इसको हम यूज़ करते हैं, इट्स c t नॉट ओवर 2, तो इसका h स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, सॉरी that's 4 c square t naught square divided by 4 प्लस आई एम सॉरी यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ पे 4 था, जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए मुझे स्क्वायर लेना था, तो इट्स 4 v स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा बिकॉज 4 कैंसिल कर देगा इन दोनों फोर्स को, और अब आप t के लिए सॉल्व कर सकते हो। सो c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर इज c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो इसका ये मतलब है कि t इज़ t डिवाइडेड बाई c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे c स्क्वायर था वो मैंने ख़त्म कर देता हूँ। ओके, अब ये जो c है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन नीचे जाके डिवाइड हो सकता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जाके ये c स्क्वायर बन जाएगा और ये बनेगा कुछ इस तरह से। तो ये है वो इक्वेशन जो कि टाइम डायलेशन इक्वेशन कहलाती है। अब आप देख सकते हो कि जो टी नॉट है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से। सो ये जो चीज़ है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, आप देख सकते हो कि 1 में से कुछ पॉजिटिव नंबर माइनस हो रहा है और उसका स्क्वायर रूट लिया जा रहा है, तो ये नंबर हमेशा 1 से कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 1 में से 0.1 सॉरी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 में से 0.19 माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 0.81 और फिर उसका स्क्वायर रूट लूँ तो आता है 0.9 जो कि 1 से कम है। लेकिन क्या ये नेगेटिव हो सकता है कभी स्क्वायर रूट के अंदर जो है? वेल नहीं, बिकॉज v जो है वो c से छोटा है, क्योंकि जिस स्पीड से मूव कर रहा है s प्राइम फ्रेम वो c से छोटा है। अगर v जो है वो c से बड़ा हो तो फिर जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो नेगेटिव हो जाता है और फिर उसका स्क्वायर रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल -2 का जो स्क्वायर रूट है या -4 का फॉर एग्जांपल वो है 2 टाइम्स i, तो इमेजिनरी स्क्वायर रूट हो जाते हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं वो हम बाद में देखेंगे, उसको हम टेकियंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो है ये 1 से कम है। अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो कि 1 से कम हो तो आंसर जो है वो बड़ा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 0.5 से तो उसका आंसर 4 है जो कि बड़ा है 2 से, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो t है ये t नॉट से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि t नॉट को
एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा है जो कि 1 से छोटा है और फिर टी आ रहा है। इसका मतलब है कि जो टी है वो बड़ा है टी नॉट से। इसका ये मतलब है कि जो टी है, सॉरी, वो बड़ा है टी नॉट से। टी नॉट क्या था? टी नॉट था प्रॉपर टाइम बिटवीन द टू इवेंट्स, और टी क्या है? किसी और रेफरेंस फ्रेम में जो टाइम मेजर होगा उन दोनों इवेंट्स के बीच में। तो यहाँ से इस फार्मूला से हमें पता लगता है कि जो टाइम है किसी और रेफरेंस फ्रेम में, यानी कि उस रेफरेंस फ्रेम की बात नहीं मैं कर रहा जिसमें दो इवेंट्स जो हैं उनके दरमियान जो टाइम होगा वो प्रॉपर टाइम होगा, वो उस रेफरेंस फ्रेम की बात नहीं मैं कर रहा। किसी और रेफरेंस फ्रेम में अगर आप मेजर करो इन दोनों इवेंट्स के दरमियान का टाइम, तो वो हमेशा बड़ा होगा प्रॉपर टाइम से। इसलिए इस फार्मूला को हम टाइम डायलेशन फार्मूला कहते हैं, राइट, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है प्रॉपर टाइम से। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या कहना चाहिए इम्प्लिकेशन है इस चीज़ की कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक कांस्टेंट है तमाम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की।